हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है ये थर्मोडायनेमिक्स, जो कि तुम्हारा फिजिक्स में भी कॉमन है। फिजिक्स में भी ये चैप्टर आता है और केमिस्ट्री में भी चैप्टर आता है। कौन सा चैप्टर बोल रहा हूं मैं? थर्मोडायनेमिक्स। अब तुम्हें पता होगा ये कि ये अपना टॉपिक क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। और मैं जो फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में वो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं। ऐसा कोई रट्टा मारने वाला पार्ट नहीं आता, जैसे तुम्हें इनऑर्गेनिक में कुछ याद करना पड़ रहा था, ऑर्डर वगैरह कुछ नहीं आता। यहाँ न्यूमेरिकल्स आते हैं जैसे फिजिक्स में आते थे। ठीक है, तो यहाँ न्यूमेरिकल्स का अप्रोच पता होना चाहिए, ना कि ऐसा थियरी बहुत सारा क्वेश्चन अपन थियरी थियरी पढ़ते जा रहे हैं और वो तुम क्वेश्चन सॉल्व करने तुम्हें आता नहीं है, तो तुम्हारा ये प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो हम अपन क्या करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे, थियरी वाला पार्ट थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, लेकिन बल्क ऑफ क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। यानी क्वेश्चंस में तुम्हें अप्रोच बताऊंगा। अप्रोच इंपॉर्टेंट है कि कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस को, कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव का बहुत फंडा है। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में नेगेटिव पॉजिटिव का बहुत इश्यू होता है, जिसके कारण तुम्हारे क्वेश्चंस बहुत सारे रॉन्ग हो जाते हैं। तो वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे साइन कन्वेंशन का रूल है इसमें, वो भी डिस्कस करना है। समझ में आ रहा है क्या? तो बेसिकली ये चैप्टर का लोड मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर अपन बाद में डिस्कस करेंगे। मैंने थर्मोडायनेमिक्स जो स्टार्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस जो आते हैं, क्वेश्चंस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम से कम 2 बोलो और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन 2 क्वेश्चंस तो एग्जाम में आएंगे थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री से। इस चैप्टर में 2 पार्ट पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स एंड नेक्स्ट पार्ट रहेगा अपना थर्मोकेमिस्ट्री, जिसमें केमिकल रिएक्शंस के हेस लॉ वगैरह पढ़ेंगे, अगर किसी ने पहले पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो स्टार्ट करें अपन चैप्टर। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स याद रखने हैं तुम्हें, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस याद रखने कि न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्व करना है, मींस क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल से सॉल्व करने से पहले अपने को फॉर्मूला वगैरह तो पता होना चाहिए। तो मैं थ्योरी इसलिए बताऊंगा कि तुम्हें फॉर्मूला वगैरह याद हो जाए तो तुम वो अप्लाई करो। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। अब अपने पास क्या आता है सबसे पहले ये क्वेश्चन कि थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर क्या है, इसमें क्या पढ़ते हैं। तो समझना, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में होता क्या है, ये ऑब्वियसली ये ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है। या नॉर्मली अपन क्या बोले, केमिस्ट्री की ब्रांच है, जिसमें अपन स्टडी करते हैं किसी भी रिएक्शन का, रिएक्शन इधर केमिकल और रिएक्शन इधर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अपने पास जो केमिकल रिएक्शन होंगे, या तो ऑर्गेनिक होगा या तो इनऑर्गेनिक रिएक्शन होगा। उस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रिएक्शन में अपन एनर्जी चेंज के बारे में डिस्कस करेंगे, मींस कैसा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, रिलीज हो रहा है, इस फॉर्म में। तो फर्स्ट ये चैप्टर अपने को क्या बताता है कि एनर्जी चेंज किसी रिएक्शन में कितना हो रहा है। ठीक है, मींस एब्जॉर्ब हो रहा है या रिलीज हो रहा है। सेकेंड पॉइंट, एनर्जी चेंज के बारे में मैंने बता दिया, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि ये रिएक्शन बताता है, इसमें रिएक्शन चैप्टर ये बताता है कि किसी भी रिएक्शंस में कोई सा भी अपना रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है या इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। अब तुम बोलोगे सर स्पॉन्टेनियस क्या होता है? तो विदाउट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए अगर कोई सा रिएक्शन प्रोसीड हो जाए तो उसे अपन बोलेंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्लियर है सबको? विदाउट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए अगर कोई सा रिएक्शन प्रोसीड हो मींस तो उसे अपन बोलेंगे स्पॉन्टेनियस, और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके रिएक्शन हो रहा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और इफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन देन नोन एज इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये रिएक्शन के बारे में ये बताता है कि स्पॉन्टेनियस है, मींस स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन बताएगा। एनर्जी चेंज फर्स्ट, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन सेकेंड। ठीक है, थर्ड पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका लिमिटेशन क्या है। चैप्टर में अपन यही 2 पार्ट डिस्कस करेंगे, स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, और फर्स्ट एनर्जी चेंज डिस्कस करेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इनका लिमिटेशन क्या है कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो वो तो बता देगा। लेकिन कैसा भी केमिकल रिएक्शन है, वो केमिकल रिएक्शन कितने स्पीड से हो रहा है। ठीक है, मींस उनका वेलोसिटी क्या है, उनका रेट क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को ये कुछ बताता नहीं है, मींस कितना रेट है रिएक्शन का वो नहीं बता पाता है। ठीक है, तो वो कौन बताता है? कौन से चैप्टर में अपन डिस्कस करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन सबको पता होगा, 12th का एक चैप्टर आता है केमिकल काइनेटिक्स, वहां पे अपन रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं लिखूं सिंपल सा डेफिनेशन, पॉइंट लिख रहा हूं, कीवर्ड क्या बताएगा, एनर्जी चेंज, और सेकंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। याद रखना यहां अप्रोच है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, थियरी पढ़ना नहीं है। थियरी बहुत जगह तुम्हें मिल जाएंगे, बुक में मिल जाएंगे, लेकिन एमसीक्यू कैसे सॉल्व करते तुम बाद में लेकर के आओगे, वही एमसीक्यू कैसे सॉल्व करते। तो तुम एमसीक्यू लेकर के नहीं आओ, तुम खुद से सॉल्व करो। तो यहां पर वो अप्रोच सीखना है। ठीक है,
स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन और एनर्जी चेंज किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में बताएगा ये। नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स में क्या इनका लिमिटेशन है या ड्रॉबैक है? तो लिमिटेशन इसका ये है, डजंट टेल अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन बोल दो या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बोल दो या स्पीड ऑफ रिएक्शन, इसके बारे में कुछ बता नहीं पाता है। तो ये मेन लिमिटेशन है। और भी बहुत सारे पार्ट है जो तुमने 12th में बुक में दिया रहता है, पढ़ सकते हो, पढ़ लेना, कुछ काम का नहीं है। अपने लिए जितना काम का है वो पार्ट मैंने यहाँ पे लिखवा दिया। क्लियर है सबको? तो अब थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारे पास क्या होता है, कुछ कुछ बेसिक टर्म्स याद रख जान लेते हैं कि क्या बोलते हैं। कि तुमने 11th में नाम भी सुना होगा, सिस्टम्स क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होते हैं, ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, सबका डेफिनेशन है, सबके एग्जांपल सब बताते हैं। लेकिन तुम्हें वहां पे पता है कि क्या क्या है? मैं अगर एक बार बोल दूं क्लियर हो जाएगा। तो अपन मैं क्या कर रहा हूं, सिस्टम क्या होता है बताओ सबको। अपन क्या कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए यूनिवर्स कंसीडर कर रहे हैं, एक पूरा यूनिवर्स जिसमें ये अपन थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं। और मेरा ये बोर्ड पे एक पार्ट ये है, ये मैंने एक लिया है ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट पे मैं क्या कर रहा हूं, स्टडी कर रहा हूं, या एक रिएक्शन ले लिया या एक कंटेनर ले लिया जिसपे मैं स्टडी कर रहा हूं। तो जहां पर अपन स्टडी कर रहे हैं वो अपना कहलाता है सिस्टम। और अपार्ट फ्रॉम सिस्टम, सिस्टम के अलावा यूनिवर्स का जो भी पार्ट है वो क्या कहलाता है, सराउंडिंग्स। समझ में आ रहा है क्या? तो सिस्टम जो स्टडी वाला पार्ट है जिसपे स्टडी करते हैं, और यूनिवर्स किससे मिलके बना होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग से मिलके बना होगा। क्लियर है सबको? यानी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर स्टडी करने के लिए या कुछ भी पार्ट तुम प्रैक्टिकल करते हो, तो उस पार्ट पे जिस टॉपिक पे तुम स्टडी कर रहे हो, जिस पार्ट पे स्टडी कर रहे हो वो तुम्हारा सिस्टम है। और सिस्टम को छोड़ के जो भी यूनिवर्स का पार्ट है वो सराउंडिंग है। यानी सराउंडिंग के बारे में मैं ये बोलूं कि सिस्टम, यूनिवर्स माइनस सिस्टम इज इक्वल टू सराउंडिंग्स। क्लियर है सबको? नेक्स्ट, सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन का मतलब क्या होता है, मैंने ये लिया कंटेनर, इसके अंदर टी रख दिया, ठीक है, चाय गरम है, चाय गरम चाय है, और सोचो कि यहां पर क्या होगा, वेपर के फॉर्म में टी बाहर जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? तो अगर मीन्स ऊपर खुला हुआ है, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा होगा ऊपर बाहर, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, प्लस मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है, मीन्स ये टी बाहर नहीं जा सकता है। तो जहां पे जिस सिस्टम में एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज हो, एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज हो, तो उसे अपन बोलते हैं ओपन सिस्टम। तो ये अपन ओपन सिस्टम का एग्जांपल बोलेंगे। क्लियर है सबको? क्लोज्ड क्या हो, मैटर एक्सचेंज ना हो, मैटर जिसमें एक्सचेंज नहीं होगा, एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, तो एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, जैसे तुम्हारे पास कुछ भी ले सकते हो, क्लोज्ड सिस्टम। बाहर मैंने क्या बोला, क्लोज्ड सिस्टम का मतलब क्या है, बाहर मैटर नहीं जा सकता, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, उसे अपन क्लोज्ड सिस्टम बोलेंगे। और आइसोलेटेड सिस्टम जैसे फ्लास्क, थर्मल फ्लास्क है, जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज ना हो, वो आइसोलेटेड सिस्टम है। एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं होता है, मीन्स तुम गर्म पानी को अगर तुम एक फ्लास्क में रखते हो तो गर्म ही रहता है, एनर्जी बाहर नहीं जा रहा है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो वो अपना क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर है? कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो। मैंने सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बहुत सारे एग्जांपल लिखे रहते हैं, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। एनर्जी प्लस मैटर एक्सचेंज, एनर्जी और मैटर दोनों में से कोई एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, क्लोज में एक एक्सचेंज होगा, एक नहीं होगा। क्लियर है सबको? कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। अब अपना ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम ये हो गया, सराउंडिंग्स के बारे में कुछ स्टडी करना नहीं है, सिस्टम के लिए अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन क्या करते हैं, कुछ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी स्टडी करते हैं, और थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी में 2 प्रॉपर्टीज होती है, वो स्टडी करना होता है, और उस प्रॉपर्टीज का नेम है अपने लिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये वाला टॉपिक मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं इसलिए क्योंकि यहां से एमसीक्यू एग्जाम में आ जाते हैं। तो एमसीक्यू क्या आते हैं, क्वेश्चन सिंपल से आता है, यहां तक कोई एमसीक्यू नहीं बनेगा तुम्हारा एग्जाम में, तुम्हारे एग्जाम में अभी तक कोई एमसीक्यू नहीं बना है। लिमिटेशन पूछ सकते हैं थर्मो का, और कुछ नहीं बनेगा। सिस्टम के एग्जांपल नहीं, तुम 11th में नहीं पढ़ रहे हो कि ओपन सिस्टम का एग्जांपल पूछेंगे, क्लोज्ड सिस्टम का एग्जांपल पूछेंगे, लेकिन तुम्हें एक आइडिया होना चाहिए, क्वेश्चन में लिख सकते हो ओपन क्लोज्ड के बारे में। क्लियर है सबको? तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी
तो मैं ये बोल रहा हूं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सिंपल से लैंग्वेज में क्या सीखेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी in which amount of matter sorry, a property which doesn't depend on amount of matter, मीन्स एक ऐसा प्रॉपर्टी ले लो जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हो सकती है, या ऐसा नेचर में कोई सा भी प्रॉपर्टी हो सकता है जो क्या करे, किस पे डिपेंड ना करे, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड ना करे, तो उसे बोलेंगे इंटेंसिव। नेक्स्ट एक और मिलता जुलता होता है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है डिपेंड्स ऑन, बहुत लंबा चौड़ा डेफिनेशन है इसका, मैं तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बता रहा हूं। डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है। और इंटेंसिव क्या होता है, डजंट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। A property which doesn't depend on amount of matter is known as intensive property, which depend on amount of matter is known as extensive property। अब तो बोलोगे सर ये क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ मैटर का मतलब क्या होता है, तो एक सिंपल सा लेते हैं अपन पॉइंट। कौन सा, मान लो एक लिया है अपन ने, कप ऑफ टी लिया है, कप ऑफ टी है, ठीक है। मैंने कप ऑफ टी, एक कप चाय बनाया, वो चाय इसमें है, ठीक है। और दूसरा मैंने ही बनाया है, दो, अपने पास दो पर्सन है, पर्सन 1 और पर्सन 2। मैंने क्या किया, पर्सन 1 पर्सन 2 लिया और दोनों अमाउंट ऑफ, इसमें थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा रखा है, ठीक है। इस चाय के कप में क्वांटिटी जो चाय का लिया है ज्यादा लिया है, इसमें कम लिया है, ठीक है, हाफ ही रखा है और यहाँ फुल है, कप चाय है, ठीक है। अब क्या हुआ, टेस्ट कर रहा हूं मैं इसका, दोनों को मैंने ही बनाया है, सेम बनाया है, ठीक है, एक ही कंटेनर बनाया है दोनों को, इसमें एक थोड़ा बड़ा है, इसमें थोड़ा बड़ा, इसमें ज्यादा बड़ा है, ठीक है। अब मैंने लिया, चाय पिया, और तुम मुझे बताओ टेस्ट क्या लगेगा इन दोनों चाय का, सेम लगेगा या डिफरेंट लगेगा? सेम लगेगा, ऑब्वियसली ना सेम लगेगा, क्योंकि सेम ही बनाया ना मैंने ही बनाया तो है दोनों। तो ये जो कप ऑफ टी है, दोनों में मुझे टेस्ट सेम लग रहा है, लेकिन एक मेरे पास हाफ कप टी था और एक फुल कप टी था। ये सोचो फुल है, ये हाफ है, तो एक हाफ है मीन्स अमाउंट इनका, टी का अमाउंट, मैटर, इसे मैटर बोल रहा है, कम है, यहाँ क्या है, ज्यादा है। तो अमाउंट ऑफ मैटर किसमें ज्यादा है, इसमें, यहाँ अमाउंट ऑफ मैटर कम है। अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड हो रहा है क्या टेस्ट क्या है, मतलब तुमने डबल अमाउंट कर दिया तो टेस्ट तुम्हारा डबल हो गया क्या, मीन्स ज्यादा मीठा लगने लगेगा क्या, मुझे ज्यादा स्वीट लगने लगेगा क्या, नहीं ऐसा ना। तो इसका मतलब क्या है, जो टेस्ट होती है वो अपना कैसा क्वांटिटी है, टेस्ट एक प्रॉपर, ऐसा बोल रहा हूं मैं सिंपल सा मीनिंग में, टेस्ट जो है वो कैसा है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में कैसा है, इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है? ऑब्वियस है इंटेंसिव होगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता है। अभी तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? अब तुम एक और एग्जांपल ले लो, यहां पे मैं एक्सटेंसिव में लिख रहा हूं, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, ठीक है। मैंने दूसरा रिएक्शन लिखा, 2H2 प्लस हाफ O2 गिव्स 2H2O, सॉरी 2H2 प्लस O2, 2H2O। अब बताओ इसमें जो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है वो 20 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रहा है। मान लो कि यहाँ पे जो वाटर फॉर्म हुआ है वहां पे 20 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है, तो सेकंड वाले में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 20 रिलीज होगी, या 40 होगा या 10 होगा। तो जब तुम रिएक्शन को डबल हो गया, अमाउंट H2 का अमाउंट डबल हो गया, 2H2 यूज कर रहे हैं, तो यहाँ 20 से क्या हो जाएगा, -40 किलो जूल, -20 से -40 किलो जूल एनर्जी हो गई, रिलीज हो रही है। इसका मतलब क्या है अपना, कि अमाउंट जब तुम किसी भी इसमें मैटर को चेंज कर रहे हो, अमाउंट ऑफ मैटर डबल कर रहे हो, तो तुम्हारा एनर्जी भी डबल हो रहा है। यानी ये जो एनर्जी है, एनर्जी का मतलब क्या है, ये एनर्जी को अपन बोलते हैं एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, क्या अमाउंट ऑफ मैटर पे? ऑब्वियसली डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ अमाउंट ऑफ मैटर पे ये प्रॉपर्टी डिपेंड कर रहा है, जिसे अपन क्या बोल रहे हैं, एंथैल्पी। ये अपना टॉपिक आएगा, डिस्कशन करेंगे एंथैल्पी। एंथैल्पी इज क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रहा है, डबल कर रहे हो डबल कर हो रहा है, लेकिन ये नहीं, टेस्ट यहाँ पे जितना है वही रहेगा। लाइक अपने पास अगर मान लो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, 100 ग्राम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 200 ग्राम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस है क्या?
नहीं, 200 ग्राम वाटर ले लो या 1 केजी वाटर ले लो या 10 केजी वाटर ले लो, कितना भी वाटर, 1 लीटर वाटर ले लो, कितना भी वॉल्यूम रखोगे, वॉल्यूम लीटर बढ़ाओगे या मास बढ़ाओगे, अमाउंट बढ़ाओगे, तो क्या होगा, उस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। तो बॉइलिंग पॉइंट कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव है। मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियस है वाटर का, 100 ml वाटर ले लो, 200 ml वाटर ले लो, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला है। इसका मतलब ये जो मेल्टिंग पॉइंट है क्वांटिटी या बॉइलिंग पॉइंट क्वांटिटी है, ये सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन एनर्जी वाले जितने भी होंगे ना, एंथैल्पी, अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, ये तीन, ये सारे क्या, और इंटरनल एनर्जी, ये सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होंगे क्योंकि वो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, पीएच, किसी भी लिक्विड का पीएच अगर है तो वो पीएच किसी लिक्विड का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे। इंटेंसिव प्रॉपर्टी के मैंने कुछ एग्जांपल्स बोले और एक्सटेंसिव के भी कुछ बोले। अपन क्या करेंगे, इंटेंसिव के लिए प्रॉपर्टी के सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स देख लेते हैं और उनको छोड़ के जितने भी रहेंगे वो एक्सटेंसिव होंगे। और एक्सटेंसिव में कम से कम 5 ही 6 जो एग्जांपल्स तुम्हारे पास एग्जाम में आते हैं वही पूछते हैं। और इंटेंसिव में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता है। तो अपन इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स लिखते हैं। तो मैं लिखो एग्जांपल्स ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वो एग्जाम में आता है, क्या क्वेश्चन आएगा यहाँ एमसीक्यू, सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अपन डिस्कस करते हैं पहले इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, कि एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी एग्जांपल, तो मैं इसके लिए एक निमोनिक लिखा रहा हूं, बीपी ऑफ मिस्टर वी सी डिक्रीजेस व्हेन सी तबू। बीपी ऑफ मिस्टर वीसी डिक्रीजेस व्हेन सी तबू, ये एक अपना निमोनिक है इंटेंसिव प्रॉपर्टी का। यहां पे बहुत सारे प्रॉपर्टी मींस सारे एग्जांपल्स इसमें आ जाएंगे। बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, पी फॉर प्रेशर और पीएच, पीएच, ठीक है, एफ फॉर फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, निमोनिक में सारे एग्जांपल्स आ रहे हैं। एम फॉर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, आर फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वी फॉर विस्कोसिटी, सी फॉर कॉन्सेंट्रेशन, एनी कॉन्सेंट्रेशन आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सी फॉर कॉन्सेंट्रेशन के बाद एनी कांस्टेंट, कांस्टेंट किसी में भी नाम लिखा है ना, कांस्टेंट लगा हुआ है, ऑब्वियस है वो कांस्टेंट है, किसी पे चेंज नहीं होगा। डिक्रीजेस, डी से डेंसिटी, व्हेन से कुछ नहीं है, सॉरी व्हेन से कुछ नहीं है, एस से सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ई फॉर ईएमएफ, आगे पढ़ेंगे ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ईएमएफ जो है वो भी डिपेंड नहीं करता है। टी फॉर टेम्परेचर, टी फॉर टेस्ट, ठीक है, सी फॉर कलर भी लिख लेना, कलर, कोई भी कलर डिपेंड नहीं करेगा, ऑब्वियस अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। मींस अगर तुम ले लो पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट तुमने 100 ml लिया, 200 ml लिया, दोनों का कलर सेम ही होगा ना, तो कलर पे डिपेंड नहीं करेगा। डेंसिटी ले लिया, सारे आ गए, मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स आ गए इंटेंसिव के। एक्सटेंसिव के एग्जांपल्स अपन करेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा, ये एग्जांपल्स लिख लो, अभी आगे पढ़ेंगे। एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी और इंटरनल एनर्जी, ये अपना टॉपिक, सॉरी एक्सटेंसिव के एग्जांपल्स रहेंगे। मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स तुम्हारे इंटेंसिव वाले पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब तुम याद रख सकते हो ना सारा, बीपी ऑफ मिस्टर वीसी अच्छे से याद करो, बीपी ऑफ मिस्टर वीसी डिक्रीजेस व्हेन सी तबू, और इसमें सारी निमोनिक तुम एक बार लिख लोगे, ये पूरा तुम्हें याद आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है सबको। ये हो गया अपना इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। अब अपन क्या करेंगे, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे, और जो अपने पास लॉ है वो हमारे पास 3 है। कौन से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
ये डिस्कस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तीनों लॉ पढ़ लेंगे, अपना थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ कभी कभी क्वेश्चंस स्टेटमेंट इनके लॉ से आ जाते हैं, स्टेटमेंट वाले पार्ट से आ जाते हैं, तो वो भी डिस्कस करेंगे। देन आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह डिस्कस करेंगे। हाँ बच्चों देखो, अभी स्टार्ट कर रहे हैं फ्लॉट, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसे अपन फ्लॉट के नाम से जानते हैं, FLOT, फ्लॉट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो, पहले ये सुनना है, ये बोर्ड पे नहीं देखो कुछ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने दिया था, इसे डिस्कवर कौन किया था? रॉबर्ट मेयर और हेल्महोल्ट्ज। ये साइंटिस्ट के नेम पे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ठीक है। और तुमसे ये पूछ सकते हैं कि फ्लॉट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इनका स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, और जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो वही लिखा है मैंने, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, अब देखो, नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। फर्स्ट ये वाला स्टेटमेंट सबको याद रहता है। और तुम्हारे पास एग्जाम में क्वेश्चन क्या देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फ्लॉट, और ऑप्शन में ये लिखेंगे टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि यूनिवर्स एक एग्जांपल है आइसोलेटेड सिस्टम का, मींस यहां से बाहर कुछ एक्सचेंज नहीं हो रहा है, यूनिवर्स के बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट, ये क्या है स्टेटमेंट? फ्लॉट का भी स्टेटमेंट ये भी है, ठीक है। मींस यहाँ पे एक्सचेंज होता रहता है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज होता रहेगा, लेकिन एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है। ये तो था अपना थ्योरेटिकल टर्म। अपने को क्वेश्चंस क्या करना है कि फ्लॉट से क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। एक आते हैं सिंपल फॉर्म में, कि तुमसे ये पूछ सकते हैं कि कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम फ्लॉट लिखा है मैंने, कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस फ्लॉट का क्या रिलेशन करेक्ट है, इन आइसोकोरिक प्रोसेस फ्लॉट का कौन सा रिलेशन करेक्ट है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये अपन डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कस करने से पहले मैं कुछ मैथमेटिकल फॉर्म फ्लॉट का डिस्कस कर रहा हूं। अब ये वाला स्टेटमेंट कुछ पढ़ो मत, मैं तुम्हें एक सिंपल बता रहा हूं कि अगर अपने पास कोई सिस्टम जिसका अपन स्टडी कर रहे हैं, सिस्टम लिया हमने, उनमें स्टडी करना है, ये अपना सिस्टम है जिसपे अपन स्टडी कर रहे हैं, तो इसकी कुछ एनर्जी होगी। एनर्जी होगी अंदर से, कैसी टाइप की एनर्जी हो सकती है? मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, उनके पास फिजिकल एनर्जी हो सकती है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, उनके पास पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। तो ये जितने भी एनर्जी उनके पास कंजर्व रहेगा ना, अंदर में रहेगा पहले से, उस एनर्जी को सब ऐड करके, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इन सबको ऐड करके अपन इसे बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। फर्स्ट एक टर्म आया एनर्जी का जिसे यू से डिनोट करते हैं, तुम्हारे बुक में रहता है यू, और ई से भी डिनोट करते हैं, कभी कभी बुक में ई से भी लिखा जाएगा, ठीक है। तो यू और ई यहाँ पे डिनोट जिससे कर रहे हैं ना टर्म से, वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। इंटरनल एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, जितने भी एनर्जी है ना, उन सबको ऐड करके मैंने बोला इंटरनल एनर्जी उस सिस्टम का। तुमसे पूछा जाए कि इस एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हो क्या? कभी नहीं, कोई भी फाइंड आउट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इतने टाइप के एनर्जी के बारे में पता ही नहीं है, इतने सारे एनर्जी के बारे में पता ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये कभी फाइंड आउट अपन कर नहीं सकते हैं। लेकिन मान लिया कि इसकी एनर्जी तुमने बोला यू है, ठीक है, और अगर तुमने बोला कि इसमें 10 किलो जूल एनर्जी ऐड कर दिया, मान लो कि 10 किलो जूल इसमें एनर्जी ऐड कर दिया, तो फाइनल कितनी हो जाएगी? U प्लस 10। बोलो, ऐड करो तो U प्लस 10 हो जाएगा ना। इनिशियल एनर्जी इस सिस्टम की U है, तुमने इसमें 10 ऐड कर दिया तो U प्लस 10 हो गया। तो चेंज कितना आया? मींस चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर तुमसे पूछा जाए तो U प्लस 10 फाइनल है, इनिशियल U है, तो U प्लस 10 माइनस U गिव्स 10। या तो ऐसा सोचो कि इनिशियल एनर्जी 10 है, तुमने 5 ऐड कर दिया तो फाइनल 15 हो गया। तो चेंज कितना आया? 5 का आया ना। समझ में आ रहा है? तो क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू तुम इंटरनल एनर्जी का कोई भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी फाइंड, ठीक है, बट चेंज कैन बी फाइंड। तुम चेंज को, इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है वो तुम फाइंड आउट कर सकते हो, और वही फाइंड आउट करते हैं अपन किसमें? फ्लॉट के हेल्प से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अपन क्या करते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। अब तुम देखो, किसी सिस्टम पे अगर मैं वर्क करूं तो मैं उसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखूंगा? यहाँ साइन कन्वेंशन बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना सब लोग, लिखना। यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूं। साइन कन्वेंशन, वर्क डन, एक सिस्टम है, ये अपने पास सिस्टम है, इस पे मैंने वर्क किया, ठीक है। तो इसके लिए सिस्टम क्वेश्चंस क्या लिखेंगे, वर्ड क्या यूज करेंगे? वर्क डन ऑन दी सिस्टम, ऑन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये सिस्टम वर्क करेगा, ये सिस्टम वर्क करेगा, तो क्या बोलोगे? वर्क डन बाय दी सिस्टम, ठीक है।
तो वर्क डन इन ऑन द सिस्टम का मतलब सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है, तो ऐड होगा, प्लस टर्म होगा, साइन कन्वेंशन में प्लस ऐड करोगे, मीन सिस्टम की जितनी एनर्जी होगी उसमें वर्क ऐड करोगे। लेकिन अगर ये सिस्टम वर्क कर रहा है तो उसकी एनर्जी खत्म हो रही है, कम हो रही है, तो ये माइनस होगा। तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। क्लियर है सबको? हीट, अगर मैंने इस सिस्टम में हीट ऐड किया तो क्या बोलूंगा, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, या हीट एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, ये सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। और हीट रिलीज्ड या हीट इवॉल्व, अगर हीट इवॉल्व करे या रिलीज करे तो नेगेटिव टर्म आएगा, सप्लाई करा या एब्जॉर्ब किया तो पॉजिटिव टर्म आएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये साइन कन्वेंशंस मैं कहां पे लिखूं, मेरे पास स्पेस नहीं आ रहा है, तो मैं एक सिंपल सा यहां पे लिख देता हूं। सिस्टम है अपने पास, अगर मैंने वर्क डन, ये वर्क डन अपन पढ़ेंगे वर्क क्या होता है, ऑन द सिस्टम अगर लिखा रहे मीन्स पॉजिटिव है, वर्क डन बाय द सिस्टम लिखा रहे, बाय इंपॉर्टेंट वर्ड है तो नेगेटिव है। ठीक है, हीट सप्लाई किया, हीट सप्लाई किया इसमें, या क्या ले रहेगा, और एब्जॉर्ब, हीट सप्लाइड और एब्जॉर्ब, और यहां हीट क्या रहेगा, रिलीज्ड और इवॉल्व। ठीक है, तो हीट सप्लाई के लिए ऐड होगा पॉजिटिव और हीट रिलीज के लिए नेगेटिव। क्लियर है सबको? अच्छे से देख लो, यहां पे ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सब लोग देखो क्या आ रहा है बताओ। हीट सप्लाइड, हीट सप्लाई और एब्जॉर्ब लिखा हुआ है तो पॉजिटिव बोला, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव। देन मैंने हीट रिलीज्ड और इवॉल्व लिखा है, हीट रिलीज हो या इवॉल्व हो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव टर्म। क्लियर है सबको? अब देखो स्टार्ट करते हैं। अब अपन क्या करेंगे, पहले मैं क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा, एक सिस्टम लिया जिसकी इंटरनल एनर्जी अपने को पहले से पता है क्या है, U मान लिया कि एक सिस्टम है जिसकी इंटरनल एनर्जी U1 है। ठीक है, U1 है, समझ में आ रहा है क्या? एक सिस्टम है जिसकी इंटरनल एनर्जी क्या बोला मैंने, अगर तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा ये वाला पार्ट तो भी मैं फिर से बता रहा हूं। एक सिस्टम है जिसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, U1, इसकी इंटरनल एनर्जी U1 है। ठीक है, मान लिया इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या है, U1 है। अब इस पे मैंने वर्क किया, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज W, इस सिस्टम पे मैंने W वर्क किया। ठीक है, तो प्लस W होगा, इनिशियल सिस्टम की एनर्जी कितनी है, U1, इस पे मैंने क्या किया, वर्क किया ऑन द सिस्टम तो W, साथ में तो यहां पे स्टेटमेंट अपन पहले पढ़ लेते हैं। देखो, लेट अस कंसीडर अ सिस्टम हुज इंटरनल एनर्जी इज U1। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म अभी डेराइव कर रहा है, प्लॉट का इक्वेशन डेराइव कर रहा है। तो क्या है, इफ Q अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, मींस इसमें क्या किया, Q अमाउंट हीट सप्लाई किया, तो अपन पहले देख लेते हैं, Q ऐड कर देते हैं। सप्लाई किया मतलब पॉजिटिव है, देख लो यहाँ पे हीट सप्लाई और एब्जॉर्ब का मतलब पॉजिटिव, हीट इवॉल्व लिखा रहता है या रिलीज लिखा रहता है तो नेगेटिव है। तो Q अमाउंट हीट सप्लाई किया टू द सिस्टम एंड W वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम इंपॉर्टेंट है, सप्लाइड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो W वर्क हीट सिस्टम पे वर्क किया है तो W प्लस में W लिया, साइन कन्वेंशन, यहां प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अगर यहां पे लिखा क्या रहता, हीट इवॉल्व बाय द सिस्टम का मतलब क्या लिखते हो, माइनस क्यों लिखते हैं। ठीक है, तो इस सिस्टम की फाइनल एनर्जी कितनी हो गई, ये तीनों को ऐड करके होगा ना, और इस फाइनल एनर्जी को U2 बोलोगे। ठीक है, देन द इंटरनल एनर्जी इज U2। पहले एनर्जी कितनी थी, U1, Q हीट सप्लाई किया, W वर्क डन किया ऑन द सिस्टम, W वर्क डन ऑन द सिस्टम, देन इंटरनल एनर्जी इज U2। तो बताओ U2 इज इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W होगा, तो क्या आएगा, U2 माइनस U1, U2 माइनस U1 करोगे तो क्या आएगा, Q प्लस W, और Q को मैं अब स्मॉल में लिखूंगा क्योंकि ये ही रहता है क्वेश्चन में, हीट के लिए स्मॉल q यूज करते हैं। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस W, और U2 माइनस U1 को क्या लिख सकते हो, डेल्टा U चेंज इज इक्वल टू Q प्लस W। ये आ गया फ्लॉट का इक्वेशन, ऊपर दिख रहा है सबको, फ्लॉट का इक्वेशन यही आया। ऊपर वाला ये सब तो सब लोग लिख लिए होंगे, कुछ भी काम का नहीं है, एमसीक्यू इतना कुछ नहीं आएगा, बस साइंटिस्ट का नाम याद रखना हो गया। तुम्हें पहले से पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे से रिलेटेड है। तो फ्लॉट का अगर इक्वेशन मैं यहां पे लिखूं,
फ्लॉट का इक्वेशन अगर मैं यहां पर लिखूं तो क्या आना चाहिए, ये फिर से डायग्राम बना देता हूं। U1 इंटरनल एनर्जी है, W वर्क डन ऑन द सिस्टम, और प्लस Q, ये Q स्मॉल में लिखता हूं, ठीक है। तो Q हीट सप्लाई किया, तो U2 इज इक्वल टू क्या आ गया, U1 प्लस Q प्लस W, U2 माइनस Q1 इज इक्वल टू Q प्लस W, मींस डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज Q प्लस W। ये अपना इक्वेशन आ गया। अब तुम बताओ ये लिखना करेक्ट है या ऐसा लिखना करेक्ट है, डेल्टा U इज इक्वल टू प्लस माइनस Q प्लस माइनस W, ये लिखना करेक्ट है। ये वाला मोर करेक्ट है ना, क्यों, क्योंकि हीट तो सप्लाई क्या हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। यहाँ पे प्लस Q माइनस Q, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम, प्लस Q माइनस Q, W हो सकता है ना, प्लस W माइनस W। इसीलिए क्या लिखना करेक्ट है, डेल्टा U इज इक्वल टू प्लस माइनस Q प्लस माइनस W, वेयर Q इज हीट, W इज वर्क डन। क्लियर है सबको, ये वाला सिंपल सा फॉर्मूला है। अब तुम जल्दी जल्दी से ये इस सब का कंक्लूजन ड्रॉ करो। ये वाला पार्ट लिख लो, हीट सप्लाई वाला पार्ट, साइन कन्वेंशन है, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, हीट सप्लाई और एब्जॉर्ब पॉजिटिव, हीट रिलीज्ड और इवॉल्व नेगेटिव, ठीक है। अब अपन आइसोथर्मल प्रोसेस में फाइंड आउट करते हैं। किसी को पता है आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में कौन सा प्रॉपर्टी कांस्टेंट होता है, कौन सा क्वांटिटी, टेम्परेचर। इन आइसोथर्मल प्रोसेस, थर्मल मींस टेम्परेचर, आइसो मींस सेम, टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, सुनना भी, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फ्लॉट का इक्वेशन क्या आना चाहिए। तो यहां पर एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो मैं लिख रहा हूं, समझना है। तुम फिजिक्स में चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ोगे पता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला डेल्टा U इज इक्वल टू एन CV डेल्टा T, एन CV डेल्टा T नंबर ऑफ मोल्स है, और ये हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। CV इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और एक फॉर्मूला और आता है, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू एन CP डेल्टा T। ये फिजिक्स में आएगा, ठीक है। केमिस्ट्री में इतना यूज नहीं है, लेकिन यहां पे अप्लाई होगा, इसलिए डेल्टा U, ये तुम्हें फिजिक्स में क्वेश्चंस भी आएंगे सॉल्व करने के लिए, डेल्टा U और डेल्टा H फाइंड आउट करने के लिए। एन CV डेल्टा T, CV इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा T इज चेंज इन टेम्परेचर। अब बताओ डेल्टा U, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मींस डेल्टा T को क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1, मींस T2 टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब सेम टेम्परेचर है, ये दोनों सेम है तो क्या आएगा, जीरो ना। और अगर ये जीरो आ गया तो डेल्टा U क्या आ जाएगा, जीरो। तो फ्लॉट में टेम्परेचर कांस्टेंट है, मींस डेल्टा U क्या आएगा, जीरो, बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट तो डेल्टा T जीरो, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगा तो उसका चेंज जीरो आएगा, याद रखना, ठीक है। तो डेल्टा U क्या आ गया, जीरो, और डेल्टा U जीरो है तो अपने पास इक्वेशन क्या है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, मींस ये जीरो इज इक्वल टू Q प्लस W, मींस Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ W। ये फ्लॉट का फर्स्ट है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ये वाला पार्ट होगा। क्लियर है सबको? Q इज इक्वल टू माइनस W या W इज इक्वल टू माइनस Q, जैसा भी तुम्हें सही लगे ऑप्शंस सेलेक्ट करना। क्या पूछेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट फॉर करेक्ट इक्वेशन ऑफ फ्लॉट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर फ्लॉट इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में फ्लॉट का करेक्ट इक्वेशन क्या होगा, Q इज इक्वल टू माइनस W। ऐसा नहीं बोलते डेल्टा इज इक्वल टू Q प्लस W, क्योंकि डेल्टा U क्या है अपना, जीरो है। टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट जो होता है ना, एक्सचेंज जीरो होता है, और हीट एक्सचेंज जीरो मींस हीट इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू जीरो। और अगर Q जीरो है मींस क्या होगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W फॉर्मूला था, तो डेल्टा U इज इक्वल टू W बिकॉज Q इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है चेंज इन स्टेट फंक्शन इज जीरो। याद रखना क्या लिखा है मैंने, चेंज इन स्टेट फंक्शन इज जीरो, और चेंज इन स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है ये यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा मैं इस साइड। पहले इस साइड वाला फ्लॉट का इक्वेशन सबने लिख लिया है, ये वाला पार्ट लिख लिया है, तो मैं ये रब कर रहा हूं, ठीक है। अपन देखते हैं चेंज इन स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है। अब अपने पास फंक्शन भी ना, स्टेट फंक्शन, दो टाइप के फंक्शन होते हैं, अपन उसे बोलते हैं स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। समझना यहाँ पे, ये भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, ठीक है। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन का मतलब क्या है ये बताओ पहले।
तो स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसी क्वांटिटी, कौन सा क्वांटिटी स्टेट फंक्शन है, कौन सा क्वांटिटी पाथ फंक्शन है, ऐसी क्वांटिटी जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, पाथ पे डिपेंड ना करे, उसे स्टेट फंक्शन बोलेंगे। और ऐसी क्वांटिटी जो पाथ पे डिपेंड करे उसे पाथ फंक्शन बोलेंगे। तो इसका मतलब जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक ले रहा हूं, यहां पे देखना, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये ए से बी इस पाथ के थ्रू जा रहा है, ए से बी इस सिंपल पाथ के थ्रू जा रहा है, ए से बी ये वाला पाथ जा रहा है, ठीक है। इनका इनिशियल स्टेट ए है, फाइनल स्टेट बी है। क्लियर है सबको? इनिशियल स्टेट ए है, फाइनल स्टेट बी है। एक मैंने डायग्राम बनाया है, यहाँ पे स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन का मतलब सिखा रहा हूं तुम्हें, ठीक है। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन का मतलब बता रहा हूं। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है बताओ? स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है? ऐसी क्वांटिटी जो स्टेट इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, ऐसी क्वांटिटी जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे उसे क्या बोलोगे? स्टेट फंक्शन। और ऐसी क्वांटिटी जो पाथ पे डिपेंड करे उसे पाथ फंक्शन। इनिशियल और फाइनल स्टेट का मतलब ये वाला स्टेट, ये इनिशियल और ये फाइनल स्टेट है। क्लियर है सबको? और पाथ पे डिपेंड करेगा तो पाथ फंक्शन। तो अपने पास 3 पाथ आ गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। क्लियर है सबको? तो अगर मैंने बोला इनिशियल और फाइनल स्टेट, इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है? ए और बी का। अगर फर्स्ट पाथ से गया तो बी आ रहा है, सेकेंड पाथ से गया तो भी वही आ रहा है, और थर्ड पाथ से गया तो भी आ रहा है, ये आ रहा है। यानी फर्स्ट पाथ, सेकेंड पाथ और थर्ड पाथ के लिए इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है ना। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पाथ के लिए इनिशियल और फाइनल स्टेट तो सेम है, ए और बी तो सेम है। यानी मैं क्या बोलूंगा? स्टेट फंक्शन अगर किसे बोलोगे, स्टेट फंक्शन क्या होगा? 1 2 3 के लिए सेम आना चाहिए या डिफरेंट आना चाहिए? स्टेट फंक्शन 1 2 3 के लिए सेम आना चाहिए या डिफरेंट आना चाहिए? तो स्टेट फंक्शन तो पाथ पे डिपेंड करता ही नहीं ना। स्टेट फंक्शन तो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। और इन तीनों पाथ के लिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के लिए इनिशियल फाइनल स्टेट क्या है? सेम है। तो स्टेट फंक्शन भी क्या होगा? सेम होगा। तो यहां पर मैं बोलूंगा स्टेट फंक्शन में 1 = 2 = 3, ठीक है। लेकिन यहां पे 1 = 2 = 3 नॉट इक्वल टू 3। समझ में आ रहा है क्या? पाथ फंक्शन पे डिपेंड करेगा ना। तो जिसका पाथ ज्यादा होगा वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा, जिसका पाथ कम होगा वो कम होगा। समझ में आ रहा है क्या? और जो अपने पास पाथ फंक्शन होते हैं वो 2 क्वांटिटी होती है। एग्जाम्पल याद रखना पाथ फंक्शन का। एग्जाम्पल वर्क, फर्स्ट क्वांटिटी है वर्क और सेकेंड क्वांटिटी है हीट। वर्क और हीट जो होता है पाथ फंक्शन पे डिपेंड करता है। तो तुम्हारे एग्जाम में क्या क्वेश्चन देंगे पता है? ऐसा लिख देंगे, ये वर्क 1 है, W1 है, ये W2 है। तो बताओ W1 = W2 होगा, ये W1 > W2 या W2 > W1। ऑब्वियसली वर्क W1 क्या हो? पाथ ज्यादा है ना, लॉन्ग पाथ है तो वर्क ज्यादा लगेगा। तो W1 > W2 ये करेक्ट होना चाहिए। लेकिन यहां पर स्टेट फंक्शन कौन कौन होता है क्वांटिटी, ये भी मैं पहले लिख देता हूं। इंटरनल एनर्जी जो होती है वो अपनी स्टेट फंक्शन होती है। सेकेंड, एंथैल्पी जो होती है वो भी स्टेट फंक्शन होती है। गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो भी स्टेट फंक्शन होती है, ठीक है। एंट्रोपी जो होती है वो भी स्टेट फंक्शन होती है। तो अगर मैंने ऐसा लिखा इसके लिए, इंटरनल एनर्जी के लिए, ये U1 है, ये U2 है और ये U3 है, तो क्या बोलोगे? इंटरनल एनर्जी फर्स्ट पाथ के लिए, सेकेंड पाथ और थर्ड पाथ के लिए सेम होगा या डिफरेंट होगा? ऑब्वियसली सेम होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, ना कि पाथ पे डिपेंड करता है। पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए क्या लिखोगे? U1 = U2 = U3। इस केस में इंटरनल एनर्जी तीनों पाथ में सेम होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। तुम सबको ये समझ में आ रहा है क्या? स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन का मतलब क्या हुआ? पाथ फंक्शन का 2 एग्जांपल याद रखना, रट्टा मार लो, वर्क और हीट। और तुम ऐसे सोच सकते हो कि अगर इनका पाथ डिफरेंट है तो वर्क ज्यादा लगेगा ना, ज्यादा वर्क करना होगा, एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो वर्क और हीट भी ज्यादा लगेगा। तो वर्क और हीट क्या है? पाथ फंक्शन है जो पाथ पे डिपेंड कर रहा है। ज्यादा पाथ, लॉन्ग पाथ कवर करना होगा तो ज्यादा होगा, अगर शॉर्ट पाथ कवर करना होगा तो कम होगा। तो वर्क और हीट जो है वो पाथ फंक्शन है। लेकिन इंटरनल एनर्जी क्या है? स्टेट फंक्शन है। मतलब क्या है? इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है।
तो अगर कोई सा भी स्टेट कैसा भी लंबा पाथ फॉलो करे लेकिन फाइनल स्टेट अगर सेम आ रहा है, 4-5 पाथ ऐसा दे दे, ऐसा ऐसा करके इसी पॉइंट पे ला दे, तो उन सब पाथ के लिए क्या होगा, इंटरनल एनर्जी सारे पाथ के लिए सेम होगा, ठीक है, क्योंकि वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि यहां पर क्या होना चाहिए, नीचे मैं बना रहा हूं, ये ए है, ये बी है, U1 है, U2 है, इसमें सेम होगा या डिफरेंट होगा, इंटरनल एनर्जी क्या होगा, सेम होगा या डिफरेंट होगा। तो इनका इनिशियल पाथ और फाइनल दोनों के लिए, U1 और U2 के लिए इनिशियल तो सेम है लेकिन फाइनल स्टेट क्या है, दोनों का डिफरेंट है। तो यहां U1 इज नॉट इक्वल टू U2, समझ में आ रहा है क्या? इन दिस केस U1 इज नॉट इक्वल टू U2, समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि फाइनल स्टेट दोनों का डिफरेंट है, ये इस स्टेट में जा रहा है, ये इस पॉइंट पे आया, ये इस पॉइंट पे आया, लेकिन इस केस में फाइनल स्टेट सबका सेम था, इसीलिए U1 इज इक्वल टू U2 इज इक्वल टू U3। अब मैंने क्या लिखा, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि चेंज इन स्टेट फंक्शन, चेंज इन स्टेट फंक्शन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब अपने पास इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन है, और चेंज इज इक्वल टू डेल्टा U, तो डेल्टा U इज इक्वल टू 0। साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन स्टेट फंक्शन, जितने भी स्टेट फंक्शन वाली क्वांटिटी है उन सबका चेंज जो होगा वो क्या आएगा, 0 होगा। मींस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन साइक्लिक प्रोसेस 0, चेंज इन एंथैल्पी इन साइक्लिक प्रोसेस 0, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इन साइक्लिक प्रोसेस 0, चेंज इन एंट्रोपी इन साइक्लिक प्रोसेस 0। समझ में आ रहा है क्या? तो डेल्टा